आपको जरा हम डिटेल में बताते हैं कि किस तरह से फिनलैंड की नाटो में एंट्री तो हो रही है, लेकिन जो तमाम अड़चनें थी अब वो अड़चनें भी खत्म हो चुकी हैं। दरअसल फिनलैंड का ये कहा जाए, फिनलैंड का नाटो का जो 31वां सदस्य देश बनना अब तय हो चुका है। जो अड़चनें थी अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। अब नाटो की लिस्ट में फिनलैंड भी शामिल होगा और जैसा मैंने आपको बताया कि 31वां सदस्य देश बनेगा फिनलैंड। संभावना है तुर्की की संसद में फिनलैंड की सदस्यता को भी मंजूरी दी जा चुकी है। इसके अलावा हंगरी ने भी पिछले सप्ताह ही फिनलैंड की एंट्री को मंजूरी दे दी, ग्रीन सिग्नल दे दिया और पहली बार किसी मिलिट्री अलायंस में अब फिनलैंड शामिल होगा। इसके पहले तक अपने आप को फिनलैंड किसी भी तरह के मिलिट्री अलायंस से दूर रखता था, लेकिन अब ऐसा होने जा रहा है कि फिनलैंड भी अब किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा होगा। सबसे महत्वपूर्ण, अगर फिनलैंड नाटो में शामिल हो जाता है तो रूस और नाटो का बॉर्डर आज की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा हो जाएगा। रूस और नाटो का बॉर्डर समझिए, इस वक्त रूस की जो सीमा है दरअसल 5 नाटो से कनेक्टेड है। वो है नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड। इन 5 देशों के साथ में रूस का जो लैंड बॉर्डर है वो 12 से 15 किलोमीटर का है और सिर्फ फिनलैंड के साथ में रूस की 1300 किलोमीटर से ज्यादा की बॉर्डर लाइन शेयर है। अब ऐसे में जब फिनलैंड नाटो में शामिल हो जाएगा तो समझ सकते हैं तो रूस का ये जो चैलेंज है ये दोगुने से भी ज्यादा हो जाएगा। और रूस जिस बात से अभी तक डर रहा था यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को लेकर, अब ये सिर्फ यूक्रेन को लेकर नहीं बल्कि कहा जाए कि आसपास की जो अन्य देश हैं उससे भी, अगर खास तौर से अगर फिनलैंड की बात की जाए तो अब ये उसका डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ये कितना ज्यादा चैलेंजिंग होगा पुतिन के लिए भी, नाटो के लिए भी, इस पूरे मिलिट्री अलायंस को लेकर समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में जो खास मेहमान हैं उनसे आपको बता दूं, पूर्व राजनयिक इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जेके त्रिपाठी जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू जी भी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सर टिक्कू साहब, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर हम इस पूरे मिलिट्री अलायंस को देखें बाकी देशों के मुकाबले, अगर सबसे पहले फिनलैंड की बात की जाए तो फिनलैंड अगर शामिल हो जाता है नाटो देशों में तो ये पुतिन के लिए, रूस के लिए कितना चैलेंजिंग मानते हैं? देखिए, फिनलैंड तो ऑलरेडी एक जो बाधा थी उनके रास्ते में वो टर्की का नाम मानना था, जो उन्होंने अब टर्किश पार्लियामेंट ने तो ऑलरेडी उसको मान लिया है। तो फिनलैंड तो ऑटोमेटिकली अब थोड़ी देर में मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बनेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात हमें ये सोचनी है कि जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो उसी टाइम रशिया को ये मालूम था कि नाटो की सरहदें जो हैं अब उनकी सीमाओं के साथ लग जाएंगी। ये ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई सरप्राइज फैक्टर है जी। तो कुछ हद तक तो रशिया ने ऑलरेडी इसकी प्लानिंग कर रखी होगी, इसको अपनी समीक्षा में लिया होगा उन्होंने। लेकिन अब समस्या ये है रशिया के लिए कि क्या वो इतनी लंबी जो उनकी अब बने 2200 कुछ किलोमीटर जो उनकी अब बॉर्डर बना हुआ है नाटो के साथ, और आपको मालूम है नाटो संधि का सबसे बड़ा एक जो विशेष क्लॉज ये है कि अगर नाटो के किसी भी देश के ऊपर हमला होगा तो वो नाटो अपने ऊपर हमला मानेगा। इसका मतलब ये है कि उस टाइम नाटो के पूरे जो राज्य है, 31 राज्य हैं अभी, वो सब मिलिटरली उसमें इंटरवीन करेंगे। तो एक तो मैं मानता हूं कि ये रशिया के लिए बहुत चैलेंजिंग है कि वो किसी और देश के ऊपर, इन 31 देशों में से किसी और देश के ऊपर वो अब मिलिट्री हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मतलब है वो डायरेक्टली नाटो से लड़ाई लड़ेंगे। और क्या रशिया उस हालत में है? जबकि हमने देखा कि यूक्रेन में रशिया की जो पहले से संभावना थी उसके मुताबिक जंग आगे बढ़ा नहीं है, उसके कई सारी बाधाएं आ गई, रशिया को नुकसान बहुत हो गया। हाँ, ये अलग बात है कि यूक्रेन को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, लेकिन यूक्रेन के मुकाबले रशिया बहुत बड़ा था और हम सब ये कह रहे थे कि यूक्रेन ज्यादा देर लास्ट नहीं करेगा। तो रशिया के लिए चैलेंजेस हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है अभी कि वो यूक्रेन के बाद किसी और देश पर हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर करेगा तो पूरा नाटो का माइट उसके अगेंस्ट, सर यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मुझे लगता है कि यही आने वाले वक्त में ये एक अलग तरह की टैक्टिक भी है। जेके त्रिपाठी जी, जरा मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, इस बात को जरा समझाइए कि अगर ये पूरी लेडी ब्रिगेड, जिन अलग अलग देशों की जो हम बात कर रहे हैं,
खासतौर से अब ये रूस के लिए तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है ही, लेकिन जो कई ऐसे देश थे जो पहले ये कहा जाए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे थे, अब वो खुले तौर पर एक तरह से एक शील्ड बनकर यूक्रेन या फिर बाकी इन देशों की तरह नजर आएंगे। देखिए, आपकी बात सही है कि अब फिनलैंड के शामिल होने से, आइस लेडी ब्रिगेड के एक्टिवेट होने से रूस घिर तो गया है, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये नेटो में फिनलैंड शामिल हो भी जाता है तो भी नेटो रूस पर हमला क्यों करेगा? यूक्रेन की या रूस फिनलैंड पे हमला क्यों करेगा? क्योंकि यूक्रेन की बात दूसरी थी। यूक्रेन जो था वो नेटो का मेंबर नहीं था, इसलिए रूस ने हमला कर दिया और बच गया। अब रूस फिनलैंड पर हमला नहीं करेगा, और अगर फिनलैंड पे हमला करता है तब इसका मतलब ये नेटो पर हमला माना जाएगा और तब नेटो के सारे देश रूस के पीछे। लेकिन रूस अगर फिनलैंड पे हमला नहीं करता है तो क्या नेटो फिनलैंड के थ्रू रूस पे हमला करेगा, या कोई ऐसे बहाने ढूंढेगा कि रूस ने एनक्रोच किया है इसलिए हम इस पे हमला करेंगे? तो ये समस्या गंभीर होती जा रही है। बाकी रही बात जहाँ तक ये छोटे छोटे बाल्टिक देश हैं, जी सर, एस्टोनिया, लटविया और लिथुआनिया, इनकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है सिर्फ इसके कि यहाँ पे नेटो की वो सब मुझे लगता है, लेकिन यही एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाल्टिक देश अगर एक साथ होते हैं, और जैसा आपने बात कही कि क्या रूस फिनलैंड पर अटैक करेगा, जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं अभी इस समय, इसी तरह की चर्चा जो है इन दिनों रशियन मीडिया में भी है। अपने दर्शकों को इसी से जुड़ी हुई एक खबर बता देते हैं। दरअसल रशियन मीडिया में फिनलैंड पर हमले की धमकी की बात सामने आ रही है। फिनलैंड पर हमला कर देना चाहिए, ये बात कही जा रही है। हालात रूस के हाथ से बाहर निकल रहे हैं, इस बात की चर्चा रशियन मीडिया में है। फिनलैंड के लोगों को आजाद कराना होगा, इस तरह की बातें कही जा रही है। बाकायदा ये रशियन मीडिया में इस बात पर चर्चा है। Финляндия. Ну, с учетом того, что Финляндия, напоминаю, станет членом НАТО, это уже согласовало, кстати говоря, и кабинет и, соответственно, парламент У нас Венгрии. это непорядок или в НАТО Ну, непорядок? с учетом того, что, соответственно, это станет, Финляндия станет членом НАТО, судя по всему, уже летом этого года, соответственно, оно согласовано уже и Турцией. Значит, уже не у нас. Наша историческая земля. Значит, с учетом того, что как бы нам придется укреплять свое Надо направление. освобождать братский финский. Мы сначала давайте освободим все остальное, а потом все займемся финским братским Всё народом. остальное? Ну, в рамках специальной военной. Вот, проблема заключается в следующем. Проблема заключается в том, что в случае, если туда придут... Грандиозные планы. Ну, Желаем как бы, удачи. Ну, что-то сомневаюсь, что это будет реализовано в ну-ка, ближайшее время. Что? Конечно, все получится. Я про Финляндию. По Финляндии. Про Финляндию. Тоже все получится? Короче, смысл... Глядим, Не поглядим. надо глядеть, не надо. तो सुना आपने जिस तरह से अब रशियन मीडिया में भी इस बात को लेकर चर्चा है। टिकू जी और त्रिपाठी जी लगातार हमारे साथ में बने हुए। त्रिपाठी जी, आप ही, क्योंकि आप ही इस बात का भी जिक्र कर रहे थे, आप जरा इस बात को आगे बढ़ाते हुए समझाइए कि वहां पर अगर ये भी चर्चा हो रही है कि हमें पहले एक्शन लेना चाहिए, हमें पहले इस बात और स्थिति हमारे हाथ से बाहर निकले, तो क्या अब रूस के पास में कोई ऐसा मौका या ऐसे कोई ऑप्शंस बचते हुए नजर भी आते हैं? देखिए, अभी ऐसा है कि वहाँ जो नेशनलिस्ट तबका है जनता का या थिंकर्स का, वो ये चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि रूस को फिनलैंड पे हमला कर देना चाहिए। और वो शायद ये सोच रहे होंगे कि फिनलैंड को नेटो सदस्यता पूरी तरह से मिलने में अभी 2-3 महीने का वक्त है, शायद मई या जून में मिलेगी, तब तक हम फिनलैंड पर हमला करके उसको खत्म कर दें। लेकिन मेरा ऐसा नहीं मानना है कि ऐसा रूस के हुक्मरान सोचेंगे, क्योंकि अभी रूस बुरी तरह से उलझा हुआ है यूक्रेन में। एक और नॉर्थ ईस्ट में अपना मोर्चा खोल करके रूस अपनी अपनी बर्बादी नहीं कराना चाहेगा। मुझे नहीं लगता कि रूस ऐसा कुछ चाहेगा, बल्कि रूस ये सोचेगा कि इन अगले 2-3 महीने में किसी भी तरह से हम यूक्रेन वॉर में एक डिसाइसिव विक्ट्री ले लें, पूरे यूक्रेन को कब्जा नहीं करें। बिल्कुल, लेकिन ये अपने आप में मुझे लगता है कि अपने आप में एक टैक्टिक भी होगी। लेकिन टिकू सर, जिस तरह से आप भी बात कर रहे थे, खासतौर से अगर हम फिनलैंड की या फिर अन्य नाटो देशों की बात करें जो रूस से जो कनेक्टेड है बॉर्डर, पहले यूक्रेन ही अपने आप में डर था, जो रूस की बौखलाहट थी वो यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को लेकर थी। लेकिन अब जितने भी बैलिस्टिक एरियाज हैं, अगर वो शामिल हो जाते हैं तो रूस पर तो और दबाव बनेगा।
देखिए, इसमें हमें पहले जो ये युद्ध हुआ क्यों, पहले तो हमें उस पे जाना चाहिए। युद्ध जी। इसलिए हुआ क्योंकि यूक्रेन नाटो में जाना चाहता था और तकरीबन जा चुका था बिल्कुल। अगर वॉर शुरू नहीं होता। तो यूक्रेन को अगर आप छोड़ेंगे और बाकी देश तब से जो हैं जो नाटो में शामिल हो गए हैं, वो अमेरिका का नाटो का एक बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव था कि यूक्रेन के ऊपर रशिया के हमले को इस्तेमाल करके बाकियों को थ्रेट दिखाओ और ये बोलो कि भैया आप तो बहुत खतरे में हो, रशिया तो आपको खा जाएगा, इसलिए आपके लिए बेस्ट है कि आप नाटो में शामिल हो जाइए। और ऐसा ही हुआ है। तो नाटो में शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि दोनों देशों के बीच जो भी अब नए देश, खासकर फिनलैंड की आप बात करें कि एक विंडो है, जी 1-2 महीने की विंडो है जिसमें रशिया उन पर हमला कर सकता है। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी क्योंकि रशिया ने अपने हाथ पहले ही जला दिए यूक्रेन में जाकर, बेशक। तो फिनलैंड में जाकर वो क्या हासिल करेंगे। और फिर ऐसा तो है नहीं कि 2 महीने में जंग खत्म हो जाएगा। अगर जून में इनकी संधि जो है फॉर्मल हो जाती है और वो परमानेंट मेंबर बन जाते हैं, फिर तो नाटो के फोर्सेस भी आकर रशिया के ऊपर जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो जैसा त्रिपाठी साहब ने बोला, मुझे कोई भी इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं लगती है कि रशिया नाटो के ऊपर हमला बिल्कुल करेगा। सर। और जो बात आपने भी कही कि वाकई में ये अपने आप में शायद रूस भी बखूबी चीजों को समझ रहा है। अब हालांकि फिनलैंड का नाटो में शामिल होने को लेकर बहुत ज्यादा लंबा वक्त है भी नहीं। अपने दर्शकों को बताते चले जो इस समय की इसी से रिलेटेड जो बड़ी खबर ये है कि 2 हफ्ते के अंदर नाटो मेंबर फिनलैंड बन जाएगा। फिनलैंड के विदेश मंत्री ने इसकी अब ऑफिशियली जो पुष्टि है वो भी कर दी है। नाटो मेंबर अब फिनलैंड जल्दी ही बन जाएगा। और अब ये कहा जाए कि अभी तक जिस तरह से किसी भी मिलिट्री अलायंस से बचता आ रहा था फिनलैंड, अब वो भी उसी का ही मेंबर होगा। और ये बखूबी जो बाल्टिक देश हैं या फिर जो वो इस चीज को समझते हैं, उन्हें बखूबी पता है कि अभी तक जो यूक्रेन के साथ में हुआ, अब वो रूस अन्य जो बाकी के देश हैं उनके साथ में ना करे, क्योंकि एक तरह से अपना दबदबा बनाए रखने के लिए रूस की तरफ से ये एक्शन जरूर हो सकता है। लेकिन अब एक तरह से नाटो की जो शील्ड है वो जरूर नजर आएगी। और जैसे ही नाटो मेंबर बन जाता है फिनलैंड, तो अपने आप में और एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आ जाएगा, खासतौर से इस पूरे युद्ध को लेकर। तो ये जरूर कहा जा सकता है, सोवियत के लिहाज से भी देखा जाए तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट की बात हो जाती है। वहीं आपको ये भी बता दें कि पुतिन को फिनलैंड के नाटो में शामिल होने में कोई आपत्ति भी नहीं है, ऐसा उन्होंने दरअसल एक इंटरव्यू में कहा था। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही थी, वो बात ये कि फिनलैंड नाटो में शामिल हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर नाटो के हथियार फिनलैंड में आएंगे तब जरूर दिक्कत होगी। और रूस इसका बाकायदा करारा जवाब भी देगा। यूक्रेन पर अटैक से पहले पुतिन के गुस्से की वजह दरअसल ये भी थी कि नाटो ने रूस को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था। और यूक्रेन रूस से सटे होने की वजह से रूस को बिल्कुल ये मंजूर नहीं था कि यूक्रेन नाटो समूह में घिरे। नाटो में आखिर कौन कौन से देश से रूस कब कब घिर गया था, उन देशों का नाम भी हम आपको बताते हैं। दरअसल नाटो ने 1949 में इसका विस्तार शुरू किया और अब तक 30 देश अमेरिकी लीडरशिप में नाटो के झंडे के नीचे आ गए हैं, जिनमें से ये कहा जाए कुछ तो तत्कालीन सोवियत संघ और रूस के पड़ोसी देश भी हैं। आपको ये भी बताते चलते हैं कि आखिर नाटो का विस्तार कैसे होता चला गया धीरे धीरे करके। आप इस मैप के जरिए बखूबी इस चीज को समझ पाएंगे कि जो 74 साल थे, जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई, नाटो का जाल कैसे एक एक करके 30 देशों तक पहुंचा। आप देखिए जरा, ये यूक्रेन और रूस को आप देख रहे हैं। अगर इस आप बॉर्डर की तरफ आप देखेंगे तो नॉर्वे, जो कि 24 अगस्त 1949 को ये नाटो का हिस्सा बना। इसके अलावा अब अगर बात की जाए, फिनलैंड भी बहुत ही जल्द इसका हिस्सा बनने जा रहा है, आप इस बात को समझिए। स्वीडन भी कहा जाए कि वेटिंग लिस्ट में है, क्योंकि स्वीडन के भी जो प्रधान है उनकी तरफ से अब उसके लिए आगे बढ़ा दिया गया है। एस्टोनिया 29 मार्च 2004 को नाटो का हिस्सा बन ही चुका था। ऐसे करते करते कई ऐसे देश हैं, जो 30 ऐसे देश हैं जो नाटो का हिस्सा हैं। लातविया 2004 में नाटो का हिस्सा बना था। एस्टोनिया की बात हो चुकी है। लिथुआनिया की अगर बात करें तो वो भी नाटो का देश बन चुके हैं। और अगर आप इस पूरे मैप को समझेंगे,
अब देखिए ये ज्यादातर वही बॉर्डर एरियाज हैं जो रूस से कनेक्टेड हैं। पोलैंड भी 12 मार्च 1999 को नाटो का देश हिस्सा बन चुका था। इसके अलावा स्लोवाकिया का भी नाम इस फहरिस्त में आता है, 2004 को नाटो का हिस्सा बना। हंगरी भी उसी लिस्ट में है, 1999 में वो नाटो सदस्य बन चुका था। और इसके अलावा अगर रोमानिया की बात करें, बुल्गारिया की बात करें, तो ये वो सभी देश हैं जो नाटो का हिस्सा है। स्लोवेनिया भी इसमें शामिल है 2004 में। डेनमार्क तो 1949 में ही उसका हिस्सा बन चुका था। जर्मनी 1955 में नाटो देशों की जो फहरिस्त है उसमें आ चुका था। जर्मनी हुआ, डेनमार्क हुआ, पोलैंड, लातविया, हंगरी, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, रोमानिया भी है। इसके अलावा तुर्की भी नाटो का हिस्सा है। और आप देखेंगे कि जो तुर्की है दरअसल ये रूस की ही ये जो एक बॉर्डर है, रूस से लगा हुआ इलाका है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ये कहा जाए कि उसका नजर आता है। और बाल्टिक जो देश हैं ऑफकोर्स वो जरूर यहाँ पर नजर आते हैं। और अब ये जो कुल 30 देशों की लिस्ट है अब वो बढ़ने जा रही है। 31वां देश फिनलैंड बनने जा रहा है। लेकिन जेके त्रिपाठी जी, जैसे जैसे इसका विस्तार होता चला गया, नाटो का विस्तार होता चला गया, इस बात को जरा समझाइए कि रूस आखिर अब सबसे ज्यादा किस बात से डरा हुआ है? क्योंकि अगर नाटो का इतिहास तो बहुत ज्यादा पुराना है, लेकिन अब आखिर ऐसी क्या बात है जो सबसे ज्यादा रूस को डराती है? एक्ट ऑलमोस्ट एक ही समय पे बने थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जी। पश्चिमी और पूर्वी गुटों के रूप में। और उसके बाद शीत युद्ध बढ़ता रहा, लेकिन जब 1990s में जब सोवियत संघ डिसइंटीग्रेट हो गया, उसके बाद येल्सिन के साथ एक मीटिंग में अमेरिकन राजदूत ने ये कहा था, इट इज ऑन रिकॉर्ड, कि नाटो को और हम ईस्ट में नहीं बढ़ने देंगे। उसके बाद भी नाटो के सेक्रेटरी जनरल बोल्डमर ने ये कहा 1992 की हम ये गारंटी लेते हैं कि नाटो पूर्व की ओर 1 इंच भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन फिर भी रूस की सारी चेतावनियों और ऑब्जेक्शन एतराजों के बावजूद नाटो में बढ़ोतरी होती रही। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अब यूक्रेन अगर नाटो का मेंबर बनता तो रूस की एक बड़ी सीमा यूक्रेन के साथ लगती है और वहां पर नाटो के हथियार तैनात कर दिए जाते। ये रूस के लिए बहुत ऐतराज की बात थी। और किसी भी देश के लिए होना चाहिए कि आपके घर के दरवाजे पे बढ़ते बढ़ते कोई आकर के अपने सिपाही तैनात कर दे, तो आपकी सुरक्षा को तो खतरा होगा। रूस को इसी बात का ऐतराज था और पुतिन ने साफ साफ कर दिया कि यूक्रेन के लिए उनके पास सिर्फ 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक ये कि यूक्रेन का डिमिलिटराइजेशन हो, यूक्रेन नाटो में न जाए, और डोनबास रीजन जो है वो वहाँ चूंकि वो हुआ है, रेफरेंडम हुआ है, तो उन्होंने रूस में शामिल होने को कहा, तो उन्हें रूस में शामिल होने दिया जाए। ठीक है, लेकिन जी पश्चिम इनमें से किसी बात को नहीं माना और अब दोनों ही पक्ष नतीजा भुगत रहे हैं। बिल्कुल सर, दोनों ही पक्ष नतीजा भुगत रहे हैं। जितना नुकसान यूक्रेन का हुआ उतना ही नुकसान, बल्कि मुझे लगता है उससे ज्यादा नुकसान जो है वो नजर आता है रूस का। लेकिन टिकू सर, जिस नुकसान और इस पूरे आकलन की कैलकुलेशन की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है, अगर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से क्या रूस पर जो एक्शन लिया गया यूक्रेन पर, वो कहीं ना कहीं अब वो ये बात रियलाइज करते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि अब एक नई ब्रिगेड जो है वो रूस के एंटी में खड़ी हो चुकी है? देखिए, रूस के लिए भी और यूक्रेन के लिए भी मामला बहुत खराब है। यूक्रेन के लिए इसलिए खराब है कि यूक्रेन ने इस चीज की कीमत अदा करी है कि नाटो का एक्सपेंशन जो है अभी तकरीबन पूरे रशिया को, ईस्टर्न यूरोप भी तकरीबन कंप्लीटली अब नाटो का हिस्सा बना है। और डिस्पाइट इसके कि इसकी एश्योरेंस दी गई थी, जो त्रिपाठी साहब ने आपको समझा दिया कि जब सोवियत यूनियन टूट रहा था तो उस टाइम गोर्बाचोव को एश्योरेंस दी गई थी कि हम ईस्टवर्ड मूवमेंट को जो है कभी भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ है, तकरीबन कंप्लीट ईस्टर्न यूरोप अब नाटो के दरवाजे पर आ गया है, रशिया के दरवाजे पर नाटो के रूप में आ गया है। जी सर। जहां तक और इसका ये अमेरिका ने और वेस्टर्न अलायंस ने नाटो का इस्तेमाल किया है तब जब यूक्रेन ने अपनी इसके लिए कीमत अदा करी।
बिल्कुल मुझे सर। नहीं लगता है कि यूक्रेन को किसी भी चीज का फायदा हुआ, नुकसान दोनों को हुआ, रशिया को भी हुआ और यूक्रेन को भी हुआ। देखिए, यूक्रेन रशिया को तो हरा नहीं सकता है मिलिटरली। हाँ, बेशक अगर नेटो इसमें शामिल हो जाता है तो रशिया का और ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन क्योंकि रशिया इतना बड़ा देश है, उनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, तो यूक्रेन तो उनको हरा ही नहीं सकता किसी तरीके से। तो क्या बिल्कुल सर। यूक्रेन और रशिया युद्ध बंद नहीं करेगा जब तक उनकी जो और 12 मुझे लगता शर्तें है जो सर कि चाइना ने अब तो रखी ये थी, जो जिसके पूरा ऊपर उनकी सहमति वॉर हुई है। फ्रंट एक अलग लेवल पर अब जरूर जाता हुआ नजर आएगा फिनलैंड की या अन्य देशों की नेटो में एंट्री के बाद में। सर, आप दोनों मेरे साथ में जुड़े इस चर्चा में, त्रिपाठी सर और टिक्कू जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए कि आखिर नेटो की जो पूरी एंट्री है ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और आने वाले वक्त में ये वॉर फ्रंट किस तौर पर नजर आता है। तमाम बड़ी खबरें आगे भी जा रही है, रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।